आज हमारा फाइनल रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर 7 MFA। और इसमें आज हमने मजीद जो रिमेनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पहले पार्ट में वो आपसे पूछ रहे स्वॉट एनालिसिस का, जो कि एक टिपिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। इजी क्वेश्चन होता है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वॉट एनालिसिस करते हुए जिसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वो मैं आपको बता दूं कि जब आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ पर आपने बेसिकली जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस में लिखेंगे ना, वो इंटरनल फैक्टर्स होने चाहिए, वो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स होने चाहिए जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, रिलेटिवली कंट्रोलेबल फैक्टर्स। मतलब कंपनी की रिसोर्सेज, कंपनी की कॉम्पिटेंसेस से रिलेटेड बेसिकली मामलात होने चाहिए। ठीक है, जैसे एम्स मॉडल से रिलेटेड, जैसे वैल्यू चेन में कोई मसले हैं, एम्स मॉडल हो गया, रिसोर्स ऑडिट हो गया, वैल्यू चेन से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, जबकि जो ओटी है, जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, वो आपने याद रखना कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल आउटसाइड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि कंपनी स्पेसिफिक नहीं होंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होंगे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये बेसिकली जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होंगे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो नॉट कंट्रोलेबल होती है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है तो एक कंट्री में, तो एक पर्टिकुलर बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये जैसे डिवैल्यूएशन हुई तो उसकी एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर था, उसके रिस्पॉन्स में बिजनेसेस को, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कार की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करनी पड़ी। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने सुना है कि टोयोटा ने कम भी की है प्राइसेस, क्योंकि पाक रुपये अप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो बेसिकली वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को बिजनेस रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आइडियाज आपको कहाँ से मिल रहे होंगे, पेस्टल से मिल रहे होंगे, पोर्टर्स 5 फोर्सेस से मिल रहे होंगे, वहां से बेसिकली आपने ये आइडियाज जनरेट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्पॉट एनालिसिस करना था सिटी एक्सप्रेस का। सिटी एक्सप्रेस ऑपरेट्स इंटरसिटी पैसेंजर बस सर्विस ओवर 20 districts of Sindh. It was incorporated in 2015 when government of Sindh awarded the company exclusive रोड परमिट्स। अब ये कंपनी के पास एक एक्सक्लूसिव रोड परमिट है, मतलब औरों के पास ये परमिट नहीं है। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ बन गई टू ऑपरेट इन डिस्टेंट एरियाज ऑफ। जी, तो सर, ऑपरेट, ये जो है, ये ये जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नीचे क्या लिखा है, के आगे क्या लिखा है? GOS, ये सर। ये एब्रीविएट किया हुआ है उसको। अच्छा, ओके सॉरी। Awarded the company exclusive road permits to operate in distant areas of Sindh. CE was an instant success because of wide area coverage. ये भी अच्छी चीज है। Low ticket pricing, large fleet of state of the art buses. तो सारी आपने बेसिकली स्ट्रेंथ्स खाली मेंशन करनी थी इधर। In view of the encouraging response from general public, GOS is also considering to introduce a new intercity train service. अच्छा, ये जो बात है, GOS is also
considering to introduce a new intercity train service, ये वाली जो बात है ये किस तरह से ऑपरेट करेगी? ये बेसिकली सिटी एक्सप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सिटी एक्सप्रेस है, तो ये डिसीजन कौन लेने जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिसीजन ये न्यू इंटरसिटी ट्रेन सर्विस वो कर रहे हैं। ये बेसिकली बसेस में थे, तो आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज नहीं होने जा रहा? यस सर। और जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस में हमने थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट पढ़ा था वो इंक्रीज होगा ना। अब सीई जो है वो किस इंडस्ट्री में है? बसेस में। और ये ट्रेन वाली सर्विस है, तो दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि सेम नीड फुलफिल कर रही हैं। बस भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ट्रेन भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, तो सेम नीड फुलफिल करे, तो सब्स्टिट्यूट है, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये एक आपके लिए सीई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्रेट देखा जा सकता है। यस सर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, टैक्स एग्जेम्पशंस दे रही है, and promoting services of CE by extensive coverage in electronic and social media। ये of course इसके लिए एक CE के point of view से ये एक opportunity के तौर पे होना चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये बेनिफिट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि certain routes are not profitable, ये वीकनेस के तौर पे भी डिस्कस होगा। In these routes, buses often depart late, schedules are cancelled frequently। ये आपकी बेसिकली प्रॉब्लम है। Yes. Management of CE is considering to negotiate with GOS to relax restrictions on fixation of fare rates to counter increasing fuel costs। यहाँ पे भी आपके पास ये पॉइंट जो है वो थ्रेट भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इसका आउटकम क्या होता है। ठीक है। तो सर ये अपॉर्चुनिटी किस लिहाज से हो सकती अगर वो एग्री कर जाते हैं। है? ठीक है। और अच्छा, इसके बाद जो बी पार्ट है, सजेस्ट एनी 8 नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये सवाल पूछ रहा किस टॉपिक से है? केपीआईज से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कोई मिसाल दे सकते हैं? ये जितनी भी आप रेशियोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब केपीआईज दो तरह के हैं, एक एफपीआईज और एक एनएफपीआईज। एफपीआईज मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और एनएफपीआईज मतलब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? ये स्केड्यूल वगैरह लिखेंगे कैसे? स्केड्यूल वगैरह से मुराद मतलब उसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे? सर ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या ये तो क्वालिटी ऑफ सर्विस तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा ना। याद है एक कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पहले याद करा दूं। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और उसके पैरेलल थे केपीआईज। जैसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो बिजनेस की सक्सेस के लिए, कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए
एसेंशियल हैं। जैसे बिलाल ने बोला कि जी क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इस फैक्टर में बिजनेस कितना कामयाब हुआ या कितना नाकाम हुआ, इसको मेजर करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ते हैं? केपीएस। अब बताएं क्या होंगे केपीआई? क्वालिटी ऑफ सर्विस में ये होगा कि जो ट्रेन है अपने जब स्टेशन पे हाँ पहुंचे वो भी टाइम पे, जो डिपार्चर करें वो भी टाइम पे करें, और ये लाइक ट्रेन कैंसिल वगैरह हम वी कैन फीडबैक हम ले सकते हैं कस्टमर से, तो वो नॉन अच्छा फाइनेंशियल। लेकिन उसको ना आप लोग सही बता रहे हैं, लेकिन उसमें साथ आपने एक वर्ड ऐड करना है ना, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, यस सर, नंबर ऑफ लेट डिपार्चर्स वगैरह, ये नंबर ऑफ लेट डिपार्चर्स, इस तरह करके लेट, यस सर, मतलब वो क्या हो, क्वांटिफाइबल हो। ओके, वो क्या हो, क्वांटिफाइबल हो, मेजरेबल हो। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, नंबर ऑफ लेट डिपार्चर्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है, मार्केट शेयर आपका कितना है, इस तरह सर की। ये भी हम कर सकते हैं नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर क्यूई के जितने भी केसेस हाँ चल रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह भी आप कर सकते हैं, इसको भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने जो ये जो सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस एंड प्रमोशंस हैं, इसको वीकनेस में भी डिस्कस की है, लेकिन साथ साथ इसको टिल द टाइम वो अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज में भी डिस्कस किया जा सकता है। और अगर आप NFPIs देखें, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, टाइम टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, आप फोकस कर रहे हैं कि मतलब आपने ना उसको क्वांटिफाई करना है। बस ऑक्यूपेंसी रेशियो के, फॉर एग्जांपल बस में 50 सीट्स हैं तो कितनी फील्ड होती हैं, सपोज अगर 40 फील्ड होती हैं तो इसका मतलब है बस ऑक्यूपेंसी रेशियो 80% है। तो क्वांटिफाई करना है, नए रूट्स कितने स्टार्ट किए, क्लोज कितने किए, लेट डिपार्चर्स कितने थे, कैंसल्ड स्केड्यूल कितने थे, एक्सीडेंट्स कितने रिपोर्टेड थे, परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर, परसेंटेज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। तो कहने से मुराद ये है कि अगर आप ये जितने भी देखें तो इसमें कोई मेजरमेंट टूल है, जैसे कि नंबर हो गया, जैसे कि टाइम हो गया, जैसे कि इंडेक्स हो गई, जैसे कि रेशियोज हो गई, जैसे कि परसेंटेज हो गई। बात समझ में आ रही है कि जब भी आपसे KPIs पूछे जाएंगे तो आपने उसको लिखना किस हिसाब से है। अच्छा जी, इसके बाद परसेंटेज में फाइनेंशियल इंडिकेटर्स नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है। देखिए परसेंटेज है ना, यस मतलब वो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स तो आमतौर पर जो आपकी ये दूसरी रेशियोज होती है ना, फाइनेंशियल रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, गियरिंग रेशियोज, वो आती है। सही। अच्छा जी, क्वेश्चन 37 एथिक्स पे, पता कैसे रिक्वायरमेंट से लग रहे, वो कह रहे आइडेंटिफाई and briefly discuss how the fundamental principles of code of ethics of ICAP may be compromised if Faisal proceeds with the management's advice. The fundamental principles कैसे कॉम्प्रोमाइज होंगे अगर फैसल प्रोसीड विद एडवाइस। अच्छा, इधर में जो पहला एतराज तो क्वेश्चन के साथ है, ये जो लिखा है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAP का कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, कोड ऑफ एथिक्स है IESBA ने बनाया है, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का जो कोड ऑफ एथिक्स है एज एडॉप्टेड बाय ICAP, दिस इज हाउ इट शुड बी। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के कॉम्प्रोमाइज होने का चांस है। पहले तो मुझे जरा मोहम्मद रहमान ये बताएं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कौन से कोड ऑफ एथिक्स में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, इसमें
इंटीग्रिटी आ जाती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर आ जाता है सर, कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। ठीक है जी, इसमें बेसिकली ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने बिल्कुल सही बताए हैं, वो आ जाते हैं। अब आपके पास जो सवाल है वो क्या है कि इनमें से आइडेंटिफाई करें और डिस्कस करें कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कैसे ब्रीच होंगे, कैसे कॉम्प्रोमाइज होंगे। जी, ये सिनेरियो जरा रीड करें और मुझे बताएं। जी, क्या ख्याल है सर? प्रोफेशनल बिहेवियर और ऑब्जेक्टिविटी होगी, और सर सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर भी हो सकता है। सेल्फ इंटरेस्ट ना सर? इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो नहीं, इम्पैक्ट कैसे होगी? सर सेल्फ इंटरेस्ट, पर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है ना उसका, like, वो तो बेकार है कंपनी के लिए, अपना उसका कोई फायदा नहीं उसमें। but he वो is तो in undue pressure by the management of the ABC. फिर तो प्रोफेशनल प्रेशर बिहेवियर आ जाएगा तो ना। उसकी इंटेग्रिटी, हाँ सर, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर तो इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यस एंड सर, ड्यू केयर तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो तो ये है कि सही। जो पर्सन है उसके पास नॉलेज या कॉम्पिटेंस नहीं है टू डू समथिंग या टू परफॉर्म अ सर्विस सही। इफेक्टिवली, और यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई बात नहीं है। तो यस ये सर, दोनों पॉइंट से यस सर। रेलेवेंट है। अब आपने इसको किस तरह करना था? बेसिकली इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर आइडेंटिफाई करना था, उनकी डेफिनेशंस छापनी थी और उसको थोड़ा सा ना इस सिनेरियो का कॉन्टेक्स्ट दे देना था। फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी में क्या होता है? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। तो अगर आप एक यस सर। प्रोसेस, अगर आप अपने इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई को, तो वो बेसिकली आप ट्रूथफुल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। तब आप उनके कंपनी के इन्फ्लुएंस में आके, मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में आके आप
जो है वो एक उसके अपने भाई को से फेवर लेना चाह रही है, एक अनड्यू फेवर। इसी तरह प्रोफेशनल बिहेवियर जो है आपका, प्रोफेशनल बिहेवियर है वो बेसिकली काउंट करेगा कि ये डिस्क्रेडिट करेगा ऐसी चीज प्रोफेशन को। ठीक है, तो ये आपके पास, इसका मैं सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। इस तरीके से आपने इसको आंसर करना है। वही तरीका कार है कि आप जो प्रिंसिपल है उसकी डेफिनेशन है वो मेंशन करते हैं और फिर आप बताते हैं कि किस तरह से ये ब्रीच हो सकती है, क्योंकि वो एक अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अच्छा, क्वेश्चन 38 इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। वो कह रहे हैं एनालाइज करें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव एंड डिवाइस स्ट्रेटजीज फॉर ईच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि आपने मॉडल कौन सा यूज करना है। आप गैस कर सकते हैं। आप लोगों के पास ये क्वेश्चन मैंने शेयर किया हुआ था। यस। इस इंफॉर्मेशन को देख के आपके दिमाग में कौन सा मॉडल आता है? यस सर, बीसीजी मैट्रिक्स। सब बीसीजी आता है। वेरी गुड। क्योंकि सर मार्केट साइज दिए हुए, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। यस सर, मार्केट शेयर भी दिया हुआ है, कुछ चीजें। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि वो मॉडल ना आइडेंटिफाई उसने किया हुआ हो, तो आपने खुद से देखना है कि डेटा किस किस्म का गिवन है और ऐसा डेटा किस मॉडल में यूज होता है। बात समझ में आ रही है? यस। तो सबसे पहली चीज इसमें यही थी कि आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये क्वेश्चन किस मॉडल से पिक हुआ है, तो वो है बीसीजी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें उसने आपको 3 प्रोडक्ट्स का बताया है, फिर उनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स की, मार्केट साइज की, काफी सारे सालों की इंफॉर्मेशन दी है और साथ एक हर प्रोडक्ट के साथ ना एक नोट ऐड हुआ है। Yes. Product 1 is a long standing product that has been consistently selling in the same market. मतलब वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रही है। नोट 2 क्या है? प्रोडक्ट 2 हैज बीन कंसिस्टेंटली सेलिंग इन द सेम मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम। और नोट 3 क्या है? प्रोडक्ट 3 इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 2017 में। ये उसका पहला साल था, ईयर 1। इसके लिए प्रोडक्ट इससे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी कंसिडर्ड न्यू इन द मार्केट। हाँ, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से भी इसको वैसे लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल, बीसीजी, वेरी गुड। बीसीजी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डेफिनेटली लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, मैंने आपको वो उसका लिंकेज याद है? हमने नोट्स में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, फिर आप लोगों ने उसको लिंक किया था। yes, अच्छा, इन द करंट ईयर 2019। अच्छा, अब जो आपके पास ईयर अंडर फोकस है वो कौन सा है? 2019। 19. Market share of the biggest competitor for product 1 is 20%, product 2 is 44% and product 3 is 37%. तो अब आपको किस साल का डाटा दी, मतलब उसने जो बेंचमार्क है वो किस साल का दिया? 19 का। तो अगर बेंचमार्क 19 का दिया है ना, तो आप भी जो वो याद है ना, रेशियो एनालिसिस में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करें। तो मैं कंपनी का मार्केट शेयर भी बीसीजी मैट्रिक्स में, याद है आपको एक वर्ड यूज होता है, रिलेटिव मार्केट शेयर। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द लार्जेस्ट कंपेटिटर आपने कंपैरिजन करना है। तो आप इस कंपनी का भी 19 का जो मार्केट शेयर है ना, वो यही कैलकुलेट करेंगे 2019 का ही। मतलब ये वाला जो है, इस लाइन की बेसिस पे आप हर प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गई बात? सही।
अब अगर आप वो कैलकुलेशंस अच्छा मार्केट शेयर वो कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। मार्केट ग्रोथ के लिए वही काम होगा, सबसे लेटेस्ट ईयर और सबसे इनिशियल ईयर। यस सर। वैसे मार्केट शेयर के लिए भी मैंने जो आपको रूल बताया था वो था लेटेस्ट ईयर का डाटा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने आपको जो रिलेशनशिप के लिए डाटा दिया है वो 19 का दिया, तो इसलिए मैंने 19 यूज कर लिया। थोड़ा से समझ आ रही है बात कि किस तरह आपने सिनेरियो के हिसाब से अपनी टेक्निक को ट्विस्ट कर लिया। सही। अच्छा सर ये इसमें अगेन बता दें किस तरह करना है। वैसे तो जो रूल ऑफ थंब था ना वो ये था कि जी लेटेस्ट ईयर, लेकिन क्योंकि का मार्केट शेयर आप कैलकुलेट करें तो लेटेस्ट ईयर तो इधर 21 है, बेशक फोरकास्टेड ही है लेकिन लेटेस्ट तो 21 ही है। लेकिन नीचे जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे 19 का डाटा दिया हुआ था मार्केट शेयर का, तो क्योंकि मुझे रिलेटिव मार्केट शेयर देखना है तो मैंने लेटेस्ट ईयर का जो मार्केट शेयर है 21 को देखने के बजाय 19 का ही मार्केट शेयर कैलकुलेट कर लिया। ओके। अच्छा अब इसमें जाएंगे अगर आप यहाँ पर, तो क्या हुआ मैंने ये कुछ कैलकुलेशंस ना पहले से कर ली कि ये बेसिकली 74 डिवाइडेड बाय 133, यस सर। ये जो है वो कंपनी की, ये अगर आप देखेंगे आपको इधर 74 भी नजर आ रहा होगा और इधर 133 क्या था, ये 74 है और ये 133 है, तो 74 डिवाइड बाय 133, 2 डिवाइड बाय 69, 16 डिवाइडेड बाय 140। इस तरह से आपने बेसिकली अपनी पूरी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, ये आपकी मार्केट शेयर की कैलकुलेशंस हो गई। ठीक है, अच्छा अब इधर आपके पास मार्केट लीडर की भी कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। इधर आपके पास मार्केट लीडर की भी कैलकुलेशंस उसने खुद सिनेरियो में, उसने खुद आपको सिनेरियो में ये कैलकुलेशंस करके दी हुई हैं। ठीक है ना, ये कैलकुलेशंस आपके पास इधर हुई हुई हैं। सर ये नेगेटिव मार्केट ग्रोथ में का क्या मतलब होता है? जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया सर उसमें भी मार्केट नेगेटिव आया डिक्लाइन कर रही है, मार्केट डिक्लाइन कर रही है, सही सर। इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही बल्कि उल्टा कम हो रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स या रेवेन्यू। तो सर जो कंपनी का मार्केट शेयर कम है एज कंपेयर टू द लीडर, उसके लिए इजी होगा टू एग्जिट द मार्केट। एग्जिट तो एग्जिट कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपने ये फैसला करना है कि मार्केट शेयर कंपनी का हाई है या लो है। अगर जो बिगेस्ट कंपेटिटर है उसमें हायर है, बाकी दोनों में कम है, 3% है, 11% है, तो उससे बिगेस्ट कंपेटिटर से कम है। अच्छा ये मार्केट ग्रोथ कैसे कैलकुलेट हुई है वो जरा देख लें। ये मार्केट ग्रोथ कैलकुलेट हुई है, हमने बेसिकली टू डिवाइडेड बाय 132, ये 2 डिवाइडेड बाय 132 क्या है सर? 134 माइनस 132 डिवाइडेड 134 माइनस 132 इज 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 132, तो ये आपके पास मार्केट ग्रोथ कैलकुलेट हुई है। ठीक है सर, हम इस केस में जो बीसीजी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो हम अपने प्रोडक्ट के हवाले से देखेंगे कि किस वो मैट्रिक्स में फॉल करता है, या कंपेटिटर के हवाले से देखेंगे? कंपेटिटर, क्योंकि आपको डाटा गिवन है ना, डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है ना। यहाँ पर आपको डाटा क्योंकि गिवन है तो उसकी बेसिस पे आपने मार्केट कंपेटिटर के हिसाब से कंपैरिजन कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट 1 में मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ लेकिन कम है, तो हाई मार्केट शेयर और लो मार्केट ग्रोथ मतलब कैश का हो। प्रोडक्ट 2 में मार्केट शेयर कम है, मार्केट ग्रोथ भी कम है, तो ये डॉग प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट 3 में मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है, तो ये क्या हो गया?
प्रॉब्लम चाइल्ड हो गया जो कि क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड, वो बेसिकली इसमें आ जाएगा। ठीक हो गई बात। और फिर आपने उन्हीं की वो स्ट्रेटजीज, तो वही आपने नोट्स से लिखनी है कि किस में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, किस में कम करनी है, किधर जो है वो आपके पास ज्यादा मार्जिन होंगे कम होंगे, तो उस हिसाब से स्ट्रेटजीज तो आपकी बेसिकली जो नोट्स में गिवन है वही रहेंगी। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आ जाते हैं। Identify and briefly explain categories of business risks that Alpha may be exposed to. Excuse me, sir. जी सर, ये तो क्वेश्चन माशाल्लाह हमने काफी कर लिए हैं। वो AAA मॉडल और वो टक्कर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, वो वाले क्वेश्चन आपने करवाने हैं। एथिक्स वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास, जो रेगुलर क्लास थी उसमें करवा दिए थे, और जो स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं वो भी करा दिए थे। अब बाकी अब आप लोगों ने जो उसकी अगर कोई क्वेश्चन है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। जी सर, वो उसमें ऊपर मजीद कोई नहीं। वो हमने उस जब आपने क्लास वो मैंने आप लोगों को 2 दफा चांस दिया था, आप लोगों ने नहीं सर पूछा। हमने किए थे क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आती हर क्वेश्चन में, राइट? जैसे तो मैंने आप लोगों क्वेश्चन को उस टाइम भी कहा था कि मेरे से पूछ लें। उस टाइम मौका नहीं मिला, आज मौका मिला जी। आज तो अब नहीं हो सकेगा, आज तो मैं अभी अपना एजेंडा पहले ये कंप्लीट कर लूं, उसके लिए फिर हम दोबारा कोई सेटिंग या तो कर लेंगे, या आप लोग बेशक अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप में डाल दीजिएगा तो मैं उसे आंसर कर दूंगा वहाँ। सिटिंग बेस्ट है सर। जी, सिटिंग बेस्ट है और शायद ना हो सके, लेकिन ये है कि ये जो है मैं आपको ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। चलें इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये रिस्क्स के ऊपर सवाल है। रिस्क के ऊपर आमतौर पर कम क्योंकि क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है कि जी आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें बिजनेस रिस्क की कैटेगरीज दैट अल्फा मे बी एक्सपोज टू, और बी पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। जनरल सिस्टम मतलब जनरल कंट्रोल्स जो होते हैं अल्फा शुड एम्प्लॉय टू प्रोटेक्ट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। Alpha, a small management consultancy firm, deals with corporate trainings on various finance matters. It gets the required training data in an Excel format through email. The data is kept on a central computer that can be accessed remotely through the internet with a password. ठीक हो गया? ये जो data है, this is kept on a central computer that can be accessed remotely through the internet with a password. ठीक हो गए? Recently, a long-standing corporate client has asked Alpha to provide consultancy on an investment decision. Not willing to pass the opportunity, the directors have said yes to the client as they believe that senior executives have the capability to perform the task. However, the directors are concerned about the risks of handling such sensitive and confidential investment information with the existing IT controls in place. तब इसमें पूछ रहा है कि रिस्क्स क्या है अल्फा के लिए ऐसी सिचुएशन में? सर एक तो सेंट्रल कंप्यूटर है और दैट कैन बी प्रॉम्प्ट टू एरर, और उसमें वायरस वगैरह आ सकता है। एवरीथिंग इज केप्ट ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है। और दूसरा सर पासवर्ड प्रोटेक्शन को इतना अच्छा नहीं है कि मतलब यू कैन रेगुलर पासवर्ड चेंज कर रहे हैं दूसरा करें, और रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग। इसमें बिजनेस के लिए जो डेटा सिक्योरिटी है, साइबर क्राइम है, वो बहुत बड़े रिस्क्स हैं। डेटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इस तरह के रिस्क्स बेसिकली इसमें हो सकते हैं सर। और ये भी हम लिख सकते हैं कि email are more open to virus
हो सकता है कि ये लोग थ्रू ईमेल यूज करते हैं। अब वायरसेस का भी आप फॉर्मेट रिस्क मेंशन कर सकते हैं, डाटा करप्शन का भी हो सकता है। उसके बाद जो आपके पास रेपुटेशन है, इसकी वजह से आपकी जो बिजनेस की रेपुटेशन है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ना, रेपुटेशन रिस्क भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं, ये बेसिकली आपने अपनी नॉलेज से ही लिखनी है कि जी एंटीवायरस होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, डाटा इंक्रिप्शन होनी चाहिए, फायरवॉल्स का यूज होना चाहिए, बिजनेस डिजास्टर रिकवरी प्लान्स होने चाहिए। तो वो जो आपने एक स्टैंडर्ड कंट्रोल सीखे हुए हैं वही इधर अप्लाई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 मार्केटिंग मिक्स के ऊपर, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं इसका वैसे आपको सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन 41 भी वैल्यू चेन के ऊपर है, ये भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। इसको ये अच्छा सवाल है आपके लिए प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपने, मैं आपको सोल्यूशन तो दे दूंगा लेकिन आपने इसको खुद से पहले ट्राई करना है। और जहां तक क्वेश्चन 42 और 43 का ताल्लुक है, ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो विद दैट हमारा जो रिवीजन सेशन है वो कंक्लूड होता है। हमने एक हैवी रिवीजन सेशन रन किया जिसमें हमने मल्टीपल टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस किए हैं। और इसमें जो ये एथिक्स वाला जिस तरह क्वेश्चन है, टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, इसको आपने जो टेक्स्ट बुक में आपके पास क्वेश्चंस गिवन है उससे लाजमन प्रैक्टिस कर लेना है। कोई उसमें कहीं पे फंसते हैं तो आप ग्रुप में क्वेरी डाल देना, उसको आंसर कर दूंगा। और इसमें जो आपका प्रैक्टिस है मेरी साइड से, मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इतनी प्रैक्टिस अक्रॉस पाकिस्तान मैनेजेरियल एनालिसिस पर कहीं भी नहीं करवाई जाती जितनी हमने यहाँ पर अपनी क्लास में कर ली है। क्योंकि स्पेशली जहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं इस कोर्स को, तो ज़्यादा फोकस हो जाता है आपके जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पार्ट है। तो हमने इसको डिवाइड किया ही इसलिए था कि भाई मैनेजेरियल एनालिसिस को अलग इज्जत मिले और फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पार्ट अलग से डील हो। आपने इसमें मॉक एग्जाम भी आपका होगा, वो लाजमन अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पता लगे कि आपकी ड्राफ्टिंग इम्प्रूव हुई है या नहीं। और उसके अलावा जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है वो आपने कोशिश करना है अभी ना देखें, और उसको जब आपके पूरा कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद उसको जाके अटेम्प्ट करें। ओके सर। ताकि आपको अपना परफॉर्मेंस लेवल पता लगे और फिर उसको उसके सजेस्टेड सोल्यूशन भी उसका लाजमन देखना है और उसके एग्जामिनर कमेंट्स भी लाजमन पढ़नी है। जब आप उसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है भी मैनेजेरियल एनालिसिस के पार्ट पे। क्यों? क्योंकि सारे लोगों का जो फोकस था वो फाइनेंशियल एनालिसिस पे रहा है, तो उसकी वजह से मैनेजेरियल एनालिसिस के पेपर में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है ना? तो आपने बस उस चीज को ध्यान से रखना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।